आप लोगों के घर पे कोई ना कोई महापुरुष आए होंगे। तो शुरू में क्या होता है, उस महापुरुष से हम लोग भागते हैं। जो महापुरुष आपको डिएक्शन बताने आए उससे क्या होता है हमारा, हम लोग भागना शुरू करते हैं कि कौन आ गया है, कहा कभी बोल रहा है चाय पी के देख लीजिए, कभी बोल रहा है साबुन लगा के देख लीजिए। तो मेरे जीवन में भी ऐसे एक महापुरुष आए थे और वो नोएडा से आए थे। मैं था पटना में नहीं था, हाजीपुर में था उस समय। तो वो नोएडा से आए थे, वो एक बैंकर थे, बैंक में जॉब थी उनकी, अभी भी वो बैंक में मैनेजर हैं। तो बैंक वालों की आज से 25 साल पहले, अभी भी बहुत इज्जत होती है, बैंक वाले कई लोग होंगे यहाँ पे, बुरा मत मानिएगा। उस जमाने में तो और ज्यादा इज्जत थी, बहुत ज्यादा। बैंक की नौकरी है मतलब साहब है वो तो भाई। तो वो जब आए थे घर पे और वो बोले कि प्रियरंजन कहाँ है, उससे हमको मिलना है। तो मेरे घर वाले बड़े खुश हो गए थे कि कोई बैंक वाला आके, प्रसाद जी आए हैं, प्रियरंजन को ढूंढ रहे हैं। वो बोले उसको भेज दीजिए, उसके लिए हम कुछ बढ़िया चीज लेके आए। तो मेरे घर वालों को लगा कि कुछ बैंक में इसका भी जुगाड़ ये कहीं पे सेट करेंगे, इसके लिए बुला रहे हैं। तो हाजीपुर से मुजफ्फरपुर 50 किलोमीटर की दूरी पे है। मैं जब घर आया तो मुझे कुछ पैसे दिए गए और बोला गया कि प्रसाद जी आपको बुलाए हैं, तुम जाओ मुजफ्फरपुर मिल के आओ इसे। और जब मैं मुजफ्फरपुर पहुंचा तो प्रसाद जी ने अपना फाइल खोला और फाइल खोल के वो हमको मशरूम का वैरायटी समझाने लगे, 36,000, 38,000, 2,000। तो मेरे मन में आया कि लगता है इनका बैंक का नौकरी छूट गया, आजकल ये मशरूम बेचते हैं, मन में ही आया उस समय। इतने पे वो रुके नहीं, वो 2 डब्बा दिखाए RGGL वाला। और जैसा कि नया आदमी जब डिएक्शन में आता है ना, तो एक आध 2-3 मीटिंग अटेंड करने के बाद ना वो दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर बन जाता है। ये गलत फहमी आप में से बहुत लोगों के पास भी अभी भी है क्या, कि मैं दुनिया के सबसे बड़ा डॉक्टर हूं। ये शुरू में गलत फहमी होती है। जैसे ही आप 2-4 मीटिंग अटेंड करेंगे तो आपको ये गलत फहमी आ जाएगी कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा। 5 रुपया एक डॉक्टर बेचारा 10-12 साल पढ़ता है, आप 5 रुपया का फॉर्म भरे और आपको क्या लग रहा है हम दुनिया के सबसे। उनको भी ये गलत फहमी थी उस समय। वो RGGL का डिब्बी दिखाए हमको और बोले कि ये जिसको खिला दीजिएगा ना आपका दीवाना हो जाएगा। तो हम उस डिब्बी को भी बड़े ध्यान से देखे, हम बोले पक्का इसमें अफीम कुछ तो गड़बड़ मिला हुआ है, कोई खा के इसका दीवाना काहे को होगा भाई। लेकिन वो इतने कॉन्फिडेंस से बात क्यों कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने प्रोडक्ट को यूज किया हुआ था। वो खुद कुछ हेल्थ समस्याओं से गुजर रहे थे और उन्होंने RGGL और 2-in-1 कॉफी, उस जमाने में इतना प्रोडक्ट था नहीं, 7-8 प्रोडक्ट आते थे। तो ये 3 प्रोडक्ट वो यूज किए थे और उनको खुद बहुत फायदा हुआ था। इस कॉन्फिडेंस के बल पे वो बोल रहे थे कि जिसको खिला दीजिएगा वो दीवाना हो जाएगा। उनका कोई भी बात हमको समझ में आया नहीं, क्योंकि इस चीज के लिए हम तैयार होकर भी नहीं गए थे उनके पास में। लेकिन सबसे लास्ट में मेरे काम का एक बात बोले थे वो बोले कि बेटा अगर तू 2-3 साल इस काम में मन लगा के काम कर दिया, तेरा जिंदगी में कभी नौकरी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तू न जाने कितने लोगों को काम धंधा देगा। तो जिस आदमी की जो बीमारी होती है उसको अगर उसका इलाज समझाइएगा तो उसको थोड़ा समझ में आता है। किसी को डायबिटीज है और उसको आप कैंसर का दवाई समझाइएगा तो समझ में आएगा। वो बुरा भी मान सकता है कि यार ये चाह रहा है हमको कैंसर हो जाए। तो मेरी कोई बीमारी शरीर में थी नहीं, मेरी बीमारी थी पॉकेट वाली बीमारी। और मेरा काम वो सबसे लास्ट में किए कि बेटा इसमें पैसा भी आता है। लेकिन फिर भी मुझे कुछ समझ में नहीं आया था। वो एक फाइल दिए, जो पुराने लोगों को इनको पता होगा, पहले एक मोटा वाला फाइल आता था डिएक्शन। तो वो मोटो वाला फाइल मुझे भी मिल गया, उसमें एक जो RGGL मिल गया, वो लेके हम घर आ गए। और घर आके फिर उसको भूल भी गए, अलमीरा में डाल दिए, भूल गए डिएक्शन के बारे में। लेकिन मेरा अपलाइन नहीं भूला था। जो फॉलो अप आपको बताया जाता है बार बार कि फॉलो अप का क्या पावर होता है, मैं भूल गया, अपलाइन नहीं भूला। 1 सप्ताह के बाद मुजफ्फरपुर से वो 4 व्हीलर से मेरे घर पे पहुंच गए, पूछने के लिए कि बेटा तू पढ़ा वढ़ा है, तुमको फाइल वाइल दिए थे। हम ऐसे ही बोल दिए कि हाँ हाँ पढ़े हैं।
वो भी बुद्धिमान आदमी, सब भाप भी गए। उन्होंने एक बड़ी सुंदर शर्त रखी। वो बोले कि इसको यहां कितना भी समझाएंगे समझेगा नहीं, इसको पकड़ के ले जाना होगा दिल्ली। तो वो शर्त क्या रखते हैं कि आप कभी दिल्ली घूमने गए हैं? तो यकीन मानिए कि उस समय हम बिहार से बाहर सिर्फ एक बार कानपुर गए थे एक एग्जाम देने के लिए, इसके अलावा हम कहीं नहीं गए थे। तो जब दिल्ली जाने का आया ऑफर, फ्री में जाना है, आप ऐसा कीजिए कि दिल्ली घूमने चलिए, आपको डीएक्शन भी समझाएंगे, अगर समझ में आ जाए तो बढ़िया है, और नहीं समझ में आएगा तो लाल किला, कुतुब मीनार सब आपको घुमाएंगे, घूम घाम के आ जाइएगा। हमको भी मजा आ गया ऑफर सुन के, मेरे घर वालों को भी मजा आ गया। उनको पता नहीं था कि मेरा अपलाइन को अंजाल बिछा रहा है। परमिशन मिल गई हमको जाने की, रिजर्वेशन वो 2-3 एक्स्ट्रा करवा के बैठे हुए थे। हाजीपुर से वैशाली में बैठ गए जाके उनके साथ में। और नोएडा पहुंचने के बाद मेरा अपलाइन इतना होशियार आदमी, वो लाल किला और कुतुब मीनार छोड़ दीजिए, अगला 1 सप्ताह उन्होंने क्या किया, प्रतिदिन जो भी आजू बाजू में मीटिंग हो रहा है, चाहे मेरठ में हो रहा है कि गाजियाबाद में हो रहा है कि दिल्ली में हो रहा है, 1 सप्ताह हम कहां गए, 1 सप्ताह लगातार सिर्फ और सिर्फ डीएक्शन की मीटिंग में। अब 1 सप्ताह जो आदमी घूम लेगा लगातार, फिर वो कुतुब मीनार देखने जाएगा क्या? ये मेरे अपलाइन की प्लानिंग थी। और 1 सप्ताह घूमने के बाद मेरा फाइनल हो गया कि भाई करना क्या है, डीएक्शन करना है। फॉर्म बढ़ा गया मेरा 1 सप्ताह घूमने के बाद। उसके बाद अगली समस्या खड़ी हुई कि भाई पटना में अगर काम करना है तो आपको स्टॉक पॉइंट भी लेना होगा। मेरे अपलाइन सब एकदम कोटी सेट करके बैठे हुए थे कि क्या क्या करना है, पहले फॉर्म बढ़वाएंगे, फिर पैसा मंगवा के स्टॉकेज करवाएंगे, सब उनका प्लानिंग सेट था। अब दूसरा प्रॉब्लम आ गया कि स्टॉक पॉइंट लेने के लिए उस जमाने में 50,000 रुपए की जरूरत थी। बाबूजी हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में क्लर्क थे, बहुत ज्यादा पैसा बचा के रखे हुए नहीं थे, 20-22 हजार रुपया उनके पास था। हमको बोले कि बेटा तू एक काम कर, पैसा तो तेरा हम दे देंगे इंतजाम करके, कर्ज लेके भी तेरा दे देंगे, लेकिन अगर तुम ये पैसा डुबा दिया, क्योंकि हम लोग के परिवार में कोई बिजनेस वगैरह किया नहीं है, अगर तुम ये पैसा डुबा दिया तुम फिर ये उम्मीद मत रहना कि तुमको हम पढ़ाएंगे भी और पैसा लगा के, नहीं है सक्षम। बाबूजी जुगाड़ करके कर्जा वर्जा करके 50,000 रुपया भिजवाए वहां पे, और इस तरह से 50,000 का माल लेके ट्रेन में ही लेकर के आ गए थे। क्योंकि उस जमाने में एक सिस्टम था कि अगर वहां से आप सीधा कार्टून उठा के ले आइएगा तो कुरियर वाला पैसा भी माइनस कर दिया जाता था, तो वो भी बचाना था। उस समय बड़ी रकम होती थी वो भी, तो वो बचाने के लिए हम लोग दिल्ली ऐसे ही भाग जाते थे जनरल गाड़ी में जा करके, और बांध के सामान वहां से ले आते थे, कुरियर वाला पैसा भी बचता था, दिल्ली भी घूम लेते थे। तो वो सामान लेके आ गए। अब वहां तो 1 सप्ताह लगातार मेरा बैटरी चार्ज था फुल, 7 दिन 8 दिन मीटिंग किए, बैटरी एकदम टनाटन था। लेकिन अब 50,000 का माल लेके हम पटना आ गए। मेरा अपलाइन कहां रह गया? मेरा अपलाइन जो मेरा बैटरी फुल चार्ज किया था वो नोएडा में रह गया। हम 50,000 के माल के साथ अकेले पटना में, और हम अब डेली शुरू किए फील्ड में निकल के लोगों को बताना। डेली निकल रहे हैं, डेली बात कर रहे हैं, डेली निकल रहे हैं, डेली बात रहे हैं, कोई काम नहीं हो रहा है, कोई ज्वाइनिंग नहीं रही, कुछ नहीं हो रहा है, कोई भरोसा नहीं कर रहा है। कोई भरोसा नहीं कर रहा है। अपलाइन को फोन किए, उस जमाने में मोबाइल भी नहीं था, एसटीडी बूथ में जाकर के सवेरे सवेरे फोन करना पड़ता था। तो अपलाइन को फोन लगाए, अपलाइन बोलते हैं कि आप चिंता मत कीजिए। मेरे अपलाइन इतने परफेक्ट में, वो कभी चिंता करने दिए ही नहीं, हर चीज की प्लानिंग थी उनके पास। आप ऐसा करो कि पटना में एक मीटिंग लगाओ और जितना आदमी बैठा सकते हो बैठाओ, आप देखो आपका काम कैसे शुरू होता है। तो पटना में 2001
2002 का शायद फरवरी या मार्च का महीना रहा होगा। हम लोग हॉल ढूंढने निकले कि कम से कम 500 आदमी तो बैठाएंगे। 500 वाला जो भी हॉल मिला वो बहुत महंगा था, हम लोग के बजट से बाहर था। तो एक बजट वाला हॉल पटना में मिला, IMA हॉल, गांधी मैदान के पास में। वो बजट में आ गया। उसमें 250 लोगों का बैठने का कैपेसिटी था और हम लोगों की इच्छा थी 500 लोगों का बैठाने का। तो हम लोग क्या किए कि बाहर जो गैलरी वैलरी था, कुर्सी का इंतजाम रखे थे कि यहाँ बैठ जाएगा आदमी, 500 आदमी इंतजाम हो जाएगा। तो 500 आदमी का टारगेट लेके हम 500 कार्ड छपवाए थे, क्योंकि अपलाइन बोले कि आप पूरा दम लगा दो, आदमी आपको बैठाना है, बिजनेस तो यूं चलेगा, उड़ेगा बिजनेस। तो 500 में से लगभग 450 कार्ड घूम घूम के मैंने बांट दिया लोगों को मीटिंग के लिए। और दोस्तों वो जो मीटिंग शुरू हुई पटना के अंदर, पहली मीटिंग, तो मीटिंग था 11 बजे का, जैसे आज वाली मीटिंग थी आपकी, लेकिन वो मीटिंग शुरू हो पाया लगभग 1 बजे शुरू हो पाया। पता है क्यों? क्योंकि 450 आदमी को कार्ड देने के बाद भी 1 बजे तक कुल मिला के 18 लोग आए थे उस हॉल के अंदर। आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि नहीं होता है? ये सबके साथ होता है। इस कहानी को समझिएगा ध्यान से। 450 कार्ड बांट के कितने लोग बुलाए? यहाँ पे कार्ड बांट के आप लोग बुलाए हैं कभी लोगों को? नहीं बुलाए ना, बोल के ही बुलाए होंगे। हम बजाबता कार्ड छपवा के बुलाए थे, लेकिन कितने लोग आए? गिन के 18 लोग। और उस 18 में से 11 लोग हमारे परिवार वाले थे। मेरी माँ, मेरे बाबूजी, मेरे बहनोई, मेरी बहन, भैया, भाभी। एक जो स्पीकर महोदय आए हुए थे वो भी उसी में थे, उसी 18 में। और संयोग इतना बढ़िया था कि जो स्पीकर आए थे, नीलकंठन जी, चेन्नई से आए थे। उनको हिंदी नहीं आती थी। नीलकंठन जी ने पूरी रामायण सुना दी, लेकिन सीता कौन है किसी को पता नहीं चला। मीटिंग खत्म हो गया। उस मीटिंग का कोई रिजल्ट नहीं निकला, 0 रिजल्ट निकला। हम बोले कि यार बाबूजी का पैसा तो हम डुबाए हो। आप सोच सकते हैं कि 50,000 रुपए लगा के मैंने काम शुरू किया था 2025 में, तो 2002 में, तो क्या तनाव हो सकता है उस समय। कल होके सुबह मुझे एक कॉल आया और वो उस मीटिंग में आए हुए 19वें आदमी का था, जिसको हम कार्ड से नहीं बुलाए थे। मीटिंग में प्रोजेक्टर दिखाने के लिए कपड़ा चाहिए होता है। मेरे जीवन का ही पहला मीटिंग था, हमको क्या पता वहां क्या लगता है। तो जब मीटिंग शुरू होना था तो नीलकंठन जी बोले कि ये कपड़ा लाइए पीछे लगाने के लिए। तो हम लोग भाग के गए थे, बगल में एक परिचित थे, उनको बोले कि आपके यहाँ एक सफेद चादर है तो दीजिए, आप ही चलिए, कुछ हो रहा है सुन लीजिएगा। तो चादर लेके आए बेचारे, पता नहीं चादर के डर से आए थे कि लेके भाग ना जाएगी क्या, लेकिन वो आए, उनका चादर लगा और वो भी मीटिंग सुने। कल होके उनका फोन आया मेरे पास और वो बोलते हैं कि आपका जो 2-in-1 कॉफी है वो कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, हमको चाहिए। अब आप सोचिए कि मेरा एक्साइटमेंट लेवल क्या था। हम बोले आप कहाँ हैं, बोलिए हम आ रहे हैं। वो बोले नहीं आप मेरे पास मत आइए, हम आपके पास आएंगे, हमको और जानना है, समझना है इसके बारे में। और दोस्तों वो जो आदमी थे ना, वो आए, वो बोलते हैं कि मेरा पिछले 7 साल से खूनी बवासीर है। 7 साल से कोई एक दिन ऐसा नहीं गया कि हमको ब्लड नहीं आया। आज पहला दिन है कि हमको ब्लड नहीं आया। अब आप ये मत समझिए कि मीटिंग सुनने से ब्लड आना बंद हो गया। उस मीटिंग में 450 आदमी के हिसाब से हम लोगों ने क्या किया था,
कॉफी बनवाया था, ब्लैक कॉफी। तो जो 18-19 आदमी थे ना, उनको खुला मौका था, लूट सके तो लूट लो। वो भी मौका लूटे थे, अच्छा लगा, पिए पिए, खूब पिए, दबा के पिए। तो बोले कि आपके मीटिंग में, चूंकि वो चेन्नई वाला भाषा बोल रहे थे, ज्यादा समझ में नहीं आया, इंग्लिश भी बोल रहे थे, लेकिन इतना समझ में आया, कोई आपका जड़ी बूटी है जो उस कॉफी में मिला हुआ है, उस सेल पे काम करता है, हमको पूरा भरोसा है कि वही काम किया। तो प्रोडक्ट ने वहां काम किया। उसके बाद हमको ज्यादा समझाना नहीं पड़ा, उनको थोड़ा सा समझाया बोनस के बारे में, तो वो बोले ठीक है फॉर्म भर दीजिए। हालांकि कभी पीवी बनाया नहीं अपना, वो सिर्फ वो कॉफी के ही कस्टमर बन के रह गए, लेकिन उनके नीचे बड़ा बिजनेस आया, बाद में आया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपको कुछ नहीं आता हो, लेकिन अगर चाय पीना पिलाना, कॉफी पीना पिलाना, अगर इतना चीज आपको आ गया तो डीएक्शन में सफल हो सकते हैं। क्योंकि आपको बोलने आए या नहीं आए, इसको बोलने आता है, ये प्रोडक्ट बोलता है, ये जिसके अंदर घुसा फिर वो बोलेगा। अग्रवाल सर जैसा आदमी, एक जोरदार ताली अग्रवाल सर के लिए होनी चाहिए। प्रोडक्ट की पावर है कि अग्रवाल सर जैसा आदमी को इसने क्या किया, नेटवर्कर बना दिया। नहीं तो अग्रवाल सर की कहानी ये थी कि दरवाजे पे कोई नेटवर्कर आ जाए तो जूता मारने के सिवाय कोई काम नहीं करते थे। उनको जो सरवर हुसैन जी बचाने गए थे डीएक्शन के बारे में, तो इनको भी भगा दिए थे मदारी बोल के कि ये टाई वाला मदारी हमको नहीं चाहिए, भागो यहां से। लेकिन ये लोग होशियारी क्या किए कि इनको घुमा फिरा के कॉफी पिलाना शुरू कर दिए थे अग्रवाल सर। और कॉफी पी के इनको जब फायदा हुआ ना, तो उस जमाने में वो कंप्यूटर के अच्छे जानकार आदमी थे, वो नेट पे सारा जानकारी जुटाए थे। तो प्रोडक्ट के अंदर दोस्तों बहुत दम है। ये जिसको मार्केट में घुसाना आ गया, लोगों को खिलाना पिलाना आ गया, बिजनेस ऑटोमेटिक आएगा, आपको ज्यादा दम नहीं लगे। ये पावर दुनिया के किसी दूसरी एमएलएम कंपनी में नहीं है, ये आपके डीएक्स